नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वर्ण विन्यास, अब इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उन सभी प्रश्न जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उन सब के बेस में या उनके मूल में हम कहें तो वर्णमाला होती है। ठीक, वो कहने को तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से जब प्रश्न बनते हैं तो हम उन्हीं में मात खा जाते हैं। तो हमें आगे मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। आज हम स्वरों के बारे में जानेंगे, स्वरों को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम आगे बात करेंगे स्वरों की, और किस तरह से स्वरों से लेकर के प्रश्न बनते हैं वो सब हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। देखिए, हमारी जो देवनागरी लिपि है, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। और यहाँ पे जो वर्णों का क्रम होता है या व्यवस्थित क्रम हम जिसे कहेंगे, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि वर्णमाला कहते हैं और आपके पास ऑप्शन दे देगा कि वर्णों के क्रम को, स्वरों के क्रम को, व्यंजनों के क्रम को। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम, ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि व्यवस्थित क्रम उसमें होना चाहिए। इसके बाद स्वरों की अगर हम बात करें तो सॉरी, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब स्वर क्या होते हैं कि स्वतंत्र होते हैं। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी दूसरी ध्वनि पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। जबकि आगे हम व्यंजनों के बारे में बात करेंगे, तो व्यंजन ध्वनियाँ दूसरी पर डिपेंड होती है, यानी स्वरों पर डिपेंड होती है, लेकिन स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर कौन से हैं और उनकी मात्राएं किस तरह से लगती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक सारणी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे अ है हमारा, ठीक, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये किसी भी व्यंजन के साथ या किसी भी शब्द में लगता है तो ये इसी तरह से आएगा। सिर्फ साउंड इसका हमें सुनाई देता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, फिर दूसरा है हमारा आ की मात्रा इस तरह से लगती है। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण से ही बताती हूँ। जैसे हमें लिखना है आम, ठीक, तो आम में तो अभी आम जो है यहाँ पे अपने वास्तविक रूप में है। अब मात्रिक रूप इसका कैसा होगा, जैसे काम। ठीक है, तो जो क है वो व्यंजन है और इसमें जो ये मात्रा दिख रही है ना हमें, तो ये आ की मात्रा है। यहाँ पे का जो आ है वो अपने मात्रिक रूप में नहीं हो करके, सॉरी, अपने वास्तविक रूप में ना हो करके अपने मात्रिक रूप में है। और यहाँ पर आम में क्या है, वो अपने वास्तविक रूप में है। ठीक, तो स्वरों के दो रूप होते हैं, एक वास्तविक रूप होते हैं और एक मात्रिक रूप होते हैं। तो इससे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसी तरह से ई उ इस तरह से री री की इस तरह से मात्रा होती है। ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, जैसे रूप लिखना हो तो रू ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह से ऊ की मात्रा ये हो गई, ऊ की ये हो गई। ठीक, और ई की ये, ई की, फिर ए आई, और री की मात्रा हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से लगती है। ठीक है, जैसे ये देखो, मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। कृपा लिखना हो तो ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये री की मात्रा लगी हुई है इस पे। ठीक है, यहाँ पे री अपना मात्रिक रूप में है। ठीक है, और जैसे वास्तविक रूप की बात करेंगे तो ऋषि। ठीक, ऋषि ऐसे लिखते हैं, तो ये अपने यहाँ पे क्या हो गया, वास्तविक रूप में हो गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आई की जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो इसमें तो एक मात्रा लगी है, लेकिन जब मात्रिक रूप में देखें इसके तो दो मात्रा लगती है। जैसे कैसे, कैसे हमने लिखा, तो ये जो दो मात्राएं लगी हुई हैं ये आई की मात्राएं होती है। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको वर्तनी शुद्धिकरण में भी पूछी जाती हैं कि किस शब्द में एक मात्रा लगती है, किस में दो मात्रा लगती है। ठीक, अब आगे है हमारा ओ। ओ की मात्रा इस तरह से लगती है, औ की भी दो मात्राएं लगती हैं डंडे के साथ। ठीक, और अंग ये हो गया हमारा, अंग की मात्रा ऐसे लगती है। ठीक है, और अह के हमारे दो विसर्ग जैसे बिंदी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक,
देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास जो स्वर है ना वो केवल 11 हैं, ठीक है। ये हमारे 11 स्वर हैं। यहाँ पे हम अंग और अह को स्वरों के अंदर नहीं गिनते हैं, इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह ये हमारे हो जाते हैं, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। क्योंकि देखो अयोगवाह इसलिए इनको कह रहे हैं क्योंकि ये जो दो हैं हमारे अंग और अ, दिखने में तो ये स्वर के जैसे हैं, लेकिन जब उनका उच्चारण कर रहे हैं तो ये व्यंजन के जैसे उच्चारित होते हैं। तो गिनती में ना तो ये स्वरों के साथ गिने जाते हैं और ना ही व्यंजनों के साथ गिने जाएंगे, ठीक। तो इसलिए इन्हें अयोगवाह कह रहे हैं, अयोग, किसी के साथ इनका योग नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए तो आपको जब भी पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में, तो आप 11 स्वर बताएंगे, ठीक है। और अगर कुल स्वर पूछे जाएंगे तब 13 हो जाएंगे, ठीक। फिर हम इन कुल में हिंदी दोनों भी हम उनको काउंट करते हैं, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक वर्गीकरण के माध्यम से फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि जो उत्पत्ति के आधार पर स्वर हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, इनको हम कहें तो लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। अब ह्रस्व इसलिए कह रहे हैं इनको क्योंकि इनके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का यानी कि कम से कम समय लगता है, अ इ उ रे, ठीक, कम समय लगता है अकॉर्डिंग टू दीर्घ स्वर के, ठीक है। इनको कहते हैं संधि स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, ठीक है। क्योंकि इनके उच्चारण में इनके मुकाबले ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएंगे हमारे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। दो ये हो गए, चार तो छः और सात, तो इनकी संख्या 7 हो जाएगी। और ये जो हमारे मूल स्वर हैं इनकी संख्या हो जाएगी 4। ये आपको प्रश्न पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ठीक। अब दीर्घ स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं ना उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं, और जो संयुक्त स्वर होते हैं ना 4, उन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा विजातीय, ये सजातीय हो गई और ये विजातीय हो गई। देखो सजातीय इनको इसलिए कह रहे हैं, मूल दीर्घ स्वर जो है ना, देखो जब हम आ की बात करते हैं तो ये आ जो बना है ना, ये अ प्लस अ बराबर आ, ठीक है। इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है, इसलिए इनको सजातीय, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं और फिर इनके मेल से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक। इसी तरह ई जो है ये भी हो जाएगा, क्योंकि ई और ई जब मिलते हैं तो इसको मिला के बनता है हमारा बड़ा ई, ठीक है। इसलिए ये दोनों सेम हैं और इसलिए इनको कहते हैं सजातीय। ऐसे ही ऊ भी हो जाएगा, ऊ और ऊ को मिला करके ऊ बना है हमारा, ठीक। ये तो हो गए सजातीय। अब इनको विजातीय क्यों कह रहे हैं, ये भी संयुक्त दीर्घ स्वर में है, संयुक्त है, लेकिन विजातीय क्यों कह रहे हैं मैं बताती हूँ आपको क्यों कहते हैं। देखो जो ए है हमारा वो ए प्लस, माफ कीजिएगा, इसको मिला के हमारा ए बना है, ठीक है। अब इसलिए इसको विजातीय, क्योंकि अ तो दूसरी कैटेगरी का है और ई दूसरी कैटेगरी का है, ठीक है, ए, इसलिए इसको विजातीय कहते हैं, ठीक। ऐसे ही आई भी है, ठीक है। आई कैसे बना है, आई बना है हमारा अब हमारा ए तो बन चुका है, अब आई की जो उत्पत्ति है वो इस तरह से हुई है, ठीक है, अ प्लस ए, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ई प्लस ए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विजातीय स्वर। ऐसे ही ओ आएगा, ओ की उत्पत्ति हुई है अ धन ओ, माफ कीजिएगा, अ प्लस ओ, ठीक है, बराबर ओ हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से ओ मिलेगा तो फिर आओ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसलिए इनको विजातीय और सजातीय आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब
वर्णों का, स्वरों का उच्चारण स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। आगे हम जब व्यंजन पढ़ेंगे उनका भी उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, तो उसके साथ हम इनको मर्ज करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं, इस दृष्टिकोण से ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखो, वर्ण मैं आपको बताऊंगी, उसका वर्ग कौन सा है और उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। जो वर्ग होगा उच्चारण स्थान भी सेम ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उच्चारण स्थान याद रखना है, ये चीज़ तो आपको खुद ही पता चल जाएगी, ठीक है। देखो, अ और आ वर्ण जो है ना सजातीय हैं, और इनका जो उच्चारण है वर्ग कौन सा है, कंठ वर्ग है, ठीक है। कंठ वर्ग है और कंठ से इनका उच्चारण होता है, ठीक। उसी तरह से ई है, ये एक जाति के हैं, और तालव्य से इनका उच्चारण होता है, यानी कि तालु से। उ उ ओष्ठ वर्ण हो गए और होठों से इनका उच्चारण होता है। री हो जाएगा मूर्धन्य से, और मूर्धा से इसका उच्चारण। ए आई कंठ और तालु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा मैंने नोटिस किया है कि ये बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाता है कि ए आई का उच्चारण स्थान बताइए। तो कंठ तालव्य हो गया, कंठ एवं तालु से इसका उच्चारण होता है, ठीक है, ए आई का। क्योंकि जो ए आई है ना, मैंने आपको बताया था पहले, विजातीय है, क्योंकि जब हम इसको बना रहे थे ना ए आई को, तो कैसे बना रहे थे, अ धन ई बनाया था ना हमने, फिर हमारा बना था ए, बना था कि नहीं बना था। फिर हम जब ऐसे ही कुछ बनाएंगे तो हम फिर आई को ऐसे बनाएंगे। तो जब ये, और यहाँ पर हमने देखा कि जो अ और आ है वो कंठ ध्वनियाँ हैं, और ई जो है वो तालव्य है, और फिर इनको मिला के बना आई, ए आई, ठीक है। तो इसलिए कंठ और तालु, ये देखिए, कंठ और तालु इन दोनों से मिलकर इनकी उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए इनका उच्चारण भी क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद है ओ औ। ओ औ कंठोष्ठ, जब हमने आगे बताया था उत्पत्ति, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पॉज करके आप बैठ जा सकते हो, जहाँ पे मैंने ओ औ की उत्पत्ति बताई थी। तो ओ की उत्पत्ति मैंने कैसे बताई थी, वहाँ पे हमने कंठ वर्ण लिया था अ, और उसके साथ हमने प्लस करके ओ को लिया था, यानी कि ओष्ठ वर्ण लिया था, ठीक है। तो इसलिए इनकी उत्पत्ति कैसे हो गई, कंठोष्ठ, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। कंठ और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। मैंने यहाँ पे दो ही प्रश्न लिए हैं, और जो और टाइप की किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये प्रीवियस प्रश्न है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो, अयोग वाह वर्ण है, आपके पास ये प्रश्न मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि अयोग वाह वर्ण कौन सा है। तो मैं आपको चार ऑप्शन देती हूँ, मतलब चार ऑप्शन आपके पास थे उस पेपर में। तो अ आ हो गया, अंग अह, ग और क हो गया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं, अंग और अह, इनको हम अयोग वाह में रखते हैं, और क्यों रखते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। देखो, हिंदी वर्णमाला में पूछा गया है आपको, ठीक है, और कुल नहीं पूछा गया है, केवल पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। अगर आपके पास प्रश्न पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में या देवनागरी लिपि में मूल कितने स्वर थे, तो आप 13 लिखेंगे, मूल स्वर पूछे जाए। लेकिन हिंदी वर्णमाला पूछा गया है ना आपके पास, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 11, क्योंकि वहाँ पे हम अंग अह को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में जब भी पूछा जाए तो आपको 11 करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। आप कोई भी बुक मैंने कई बुक्स उठाकर देखी है, उनमें 13 लिखा गया है, जबकि वो गलत है, और मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऑथेंटिक बुक्स को देख करके ही, कामता प्रसाद गुरु जिन्होंने हमारा हिंदी व्याकरण पढ़ा लिखा है, उनकी बुक को मैंने पढ़ करके इसका आंसर दे रही हूँ। तो आप बिल्कुल 11 इसका आंसर कर सकते हो, 13 जहाँ भी होगा तो उस पर क्लेम बनता है, ठीक है, वो प्रश्न सही नहीं होगा। हाँ, अगर कुल पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण थे, कितने स्वर थे, सॉरी वर्ण नहीं स्वर, तो स्वर 13 थे देवनागरी में, ठीक। और अगर हिंदी वर्णमाला पूछा जाता है तो आप वहाँ पे हमेशा 11 करोगे। समझ में आ गया? तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। स्वर हमने आज पढ़े, और स्वरों से जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ।
आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन और वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।